इस वक्त हमारे साथ वैसे शख्स हैं जो अभी युवा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा है। कहा जाता है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज़। SK24 न्यूज़ में सर आपको स्वागत है। जी बहुत बधाई। और सबसे पहले आप BPSC APO क्वालिफाई किए हैं, तो न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सबसे पहले सर, दर्शक जानना चाहती है कि BPSC APO क्या है और क्या कार्य करना होता है। देखिए सर, BPSC APO इसका पूरा ये नाम है सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी गृह विभाग बिहार सरकार। समाज में जो अपराध होते हैं, तो जब अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध होता है तो पीड़ित व्यक्ति या तो न्यायालय की शरण में या तो पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी जो होते हैं उनके पास न्याय के लिए जाते हैं। तो जब केस रजिस्टर्ड कोर्ट में होता है या फिर थाने में होता है तो FIR दर्ज होने के बाद विचारण के लिए कोर्ट में लाया जाता है। तो जो APO होता है सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी, उसका काम है कि अपराधी के विरुद्ध अभियोजन सिद्ध करते हुए उस अपराधी को सलाखों के पीछे भेजकर पीड़ित को न्याय दिलाना ही एक सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी अर्थात APO का कर्तव्य है। तैयारी कैसे करते थे, कहाँ से कैसे पढ़ाई किए? सर, इसकी तैयारी हम एक राजेश कुमार राजश्री सर हैं आनंदम जुडिशियल क्लासेज पटना में, जहाँ पर हम ऑनलाइन पढ़ाई करके इसका तैयारी किए और PT, मेंस और मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण करते हुए इस सफलता को अर्जित किए हैं। युवाओं के लिए क्या प्रेरणा रहेगा आपका? देखिए, जो भी युवा APO या मजिस्ट्रेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दो शब्द हम यही कहेंगे कि किसी भी परीक्षा की तैयारी एकाएक नहीं हो जाती है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारा अभ्यर्थी का मेहनत छुपा होता है, जैसा कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हम APO का फॉर्म भरें तो APO का फॉर्म करने के बाद PT की रणनीति हम तैयार किए कि प्रीलिम टेस्ट कैसे पास किया जाए। तो उसके लिए जो बेयर एक्ट होते हैं लॉ पेपर के प्लस GK GS होता है, उसकी तैयारी किए पॉइंट वाइज। पत्र पत्रिकाएं जो दैनिक रूप में आती है उनका मैंने अध्ययन किया। और उसके बाद जब PT क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी मैंने जो ऑथेंटिक लॉ की बुक होती है IPC CRPC एविडेंस और माइनर एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी मैंने बेयर एक्ट से ना करके बुक के माध्यम से किया जो ऑथेंटिक बुक होता है। और तैयारी में हमारे सर जो राजश्री सर हैं, राजेश कुमार राजश्री, उनका भी बहुत योगदान रहा कि तैयारी किस रूप में की जाए, वो हम सबको बताते थे और हम लोग उस अनुसार से कार्य किए। फिर उसके बाद इंटरव्यू की बारी आई तो साक्षात्कार किसी भी परीक्षा का अहम पड़ाव होता है। जैसा कि PT मेंस पास करने के बाद आपकी नौकरी सिक्योर नहीं हो जाती है। जब साक्षात्कार बोर्ड में 5 साक्षात्कार बोर्ड में सदस्य थे, उन लोगों के पास इंटरव्यू देने के बाद फिर सफलता PT के मार्क्स को इसमें जोड़ा नहीं जाता है, बल्कि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके अंतिम रूप से स्टूडेंट को सफल किया जाता है। और आप रहने वाले कहाँ के हैं और कहाँ से कैसे पढ़े? जी, रहने वाले सर हम जम्मू जिला का एक अलीगंज ब्लॉक है और अलीगंज गांव भी मेरा हुआ, जहां मेरा पैतृक ये है मातृभूमि कहा जाए, मेरा अलीगंज है। और वहीं का उच्च विद्यालय से हमने स्कूलिंग पास किया और कॉलेज की पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी से पास की और लॉ के लिए पटना विधि महाविद्यालय पटना से मैंने लॉ किया। अभी अपराध से बचने के लिए युवा पीढ़ी व समाज के अन्य वर्गों को जागृत कैसे किया जा सकता है? देखिए, जैसा कि आप अपराध के विषय में बात कर रहे हैं, अपराध किसी भी रूप में क्षम नहीं है, चाहे समाज के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध हो या किसी पशु के विरुद्ध हो, किसी मानव के विरुद्ध हो, किसी अन्य चीज़ों के भी विरुद्ध हो। तो उससे बचने का एक उपाय यही है कि युवा अपना एक कैरियर तय करें कि हमको कैरियर किस दिशा में बनाना है और कैरियर पे फोकस करते हुए उस रूप में अपना कार्य करें ताकि अपराध से वो बच सकें और अपराध में युवा नहीं जाएं या अपराधी नहीं बने। इसके लिए समय समय पर नालसा जो होता है, डालसा जो होता है, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर समाचार पत्र पत्रिकाएं के माध्यम से भी जागरूकता निकाला जाता है कि कैसे बच्चे अपराध से बचें, किस काम करने से कब अपराध से अपराधी आप बन जाएंगे, कौन सा कार्य करने से। ऐसा भी संदेश युवाओं को दिया जाना चाहिए ताकि युवा अपना सही मार्गदर्शन ले करके अपना सही कैरियर चुन सकें और अपराध की ओर अग्रसर ना होकर के एक समाज में शिक्षित वर्ग बन करके समाज को जागरूक करें, ना कि अपराध करके अपराधी बन करके सलाखों के पीछे जाएं। क्योंकि मेरा काम ही है कि जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध अभियोजन सिद्ध करते हुए उनको सलाखों के पीछे ले जाना। मैंने जो अपराधी हैं या अपराधी प्रवृत्ति के बनना चाहते हैं जाना, वो आपसे बच नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हमने पहला ही किया है कि सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी का कर्तव्य यही है कि वह समाज में जो अपराध हो रहा है और जो अपराधी जिसके द्वारा समाज में अपराध किया गया हो, तो उसके विरुद्ध यदि FIR दर्ज होती है तो उसके विरुद्ध अभियोजन सिद्ध करते हुए उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना ही इसका एक उद्देश्य होता है ताकि पीड़ित वर्ग को न्याय मिल सके और अन्य व्यक्ति, अन्य अपराधी इससे भयभीत होकर के अपराध करने से बचें। आप पहले भी बिहार सरकार में कार्यरत थे, तो आपका मन में कैसे ख्याल आया कि BPSC APO की तैयारी करनी चाहिए और आपका सिलेक्शन हो गया? जी बिल्कुल, कार्य करने के दौरान हमको इस नौकरी में ऐसा महसूस हुआ कि जब समाज में आप जाते थे तो लोग परिचय पूछते थे कि किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। तो हमारी एक भतीजी है, सुनीता नाम है उसका,
तो उसका कहना था कि अंकल ऐसा नौकरी कीजिए कि जिसमें आपको पहचान बताना नहीं पड़े कि आप कौन हैं, लोग जान जाएं कि आप किस विभाग में काम करते हैं। इसी कारण से उसका इस बात को हमको चुभ गया और तब मैंने इस सर्विस के बाद, इस सर्विस में रहते हुए यह प्रण लिया कि नहीं, एक ऐसा नौकरी प्राप्त करेंगे जिसमें अपना परिचय उस नौकरी के माध्यम से हो कि नहीं, देखिए कि हमारे अंकल जो हैं या कोई भी जो हमारे रिलेटिव है या मैं स्वयं भी अपना परिचय ना दूँ, लोगों को खुद पता चल जाए कि ये सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। क्योंकि जैसा सभी लोग जानते हैं कि जो सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी का पद है वो लेवल 9 का पद है, 5400 ग्रेड पे है, और ये गजेस्टेड अधिकारी का पद है। इसी से मोटिवेट होकर के हमने इस पद की तैयारी की और अंतिम रूप से चयन हुआ। इसलिए उसका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उसने हमें इसके लिए प्रेरित किया कि ऐसा नौकरी आप प्राप्त कीजिए। क्या दिल टूटना जरूरी है? जो यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए अक्सर युवाओं का दिल टूट जाता है। देखिए, ये सब के साथ अलग अलग की बात है, क्योंकि जब दिल टूटने की बारी की बात है तो उससे मैं बहुत पहले गुजर चुका हूँ, तो ये मेरे लिए इरिलीवेंट क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि दिल टूटना जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार मोहब्बत में भी टूटे। दिल टूटना समाज के प्रति भी, समाज में भी लोग ऐसे ऐसे मौजूद हैं जो यदि आप कुछ करना चाह रहे हैं, यदि तैयारी में आपका समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय किसी सर्विस में लग रहा है तैयारी करते वक्त, तो लोग अक्सर ताना मारते हैं कि क्या जी और कितना दिन। जब आप गाँव जाइएगा तो लोग पूछेंगे और कितना दिन। तो इसको भी दिल टूटना ही कहेंगे, क्योंकि समाज का जो वर्ग होते हैं, किसी भी स्टूडेंट के प्रति एक ऐसा सोच होना चाहिए कि नहीं, यह स्टूडेंट आगे चल करके हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे परिवार का और हमारे बिहार का नाम रोशन करेगा, तो उसको लिए मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे, ना कि उसका टांग खींचें। तो जिन बच्चों का टांग खींचा जाता है, जिन बच्चों को डिमोटिवेट किया जाता है, तो एक तरह से उसका भी तो दिल तोड़ ही दिया जाता है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। समाज में कुछ ऐसे तत्व मौजूद रहते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों का यही काम है कि कैसे आपको ये डिमोटिवेट करके उस लक्ष्य से भटकाएं। आपका जो पद है आईएएस रैंक का है, और आईएएस रैंक का या आईपीएस रैंक का या जो जज होते हैं उनका जो इंटरव्यू होता है बड़ा कमाल का होता है। आपका भी इंटरव्यू बड़ा कमाल का रहा होगा। तो जो इंटरव्यू आपका कमाल का होगा, बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम ये क्लियर कर दें कि जो आईएएस और आईपीएस होते हैं वो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जबकि हमारा जो पद है ये द्वितीय वर्ग अधिकारी का है। प्रमोशन के बाद 3 साल 4 साल प्रमोशन के बाद एसडीपीओ बन जाता है, तो वो फर्स्ट क्लास अधिकारी का रैंक हो जाता है। लेकिन जो हमारा पद है तो उसको बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग कंडक्ट करती हैं, और इसका इंटरव्यू भी बहुत मज़ेदार है। जैसा कि आपने कहा, 5 लोगों का एक बोर्ड होता है जो बारी बारी से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको उन सबों का क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं तो उनको संतुष्ट करना होता है। देखिए, इंटरव्यू में सबसे बड़ा जरूरी चीज़ ये होता है कि जो भी इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा सवाल आता है उसको आप गंभीरता से सुनें, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो उसका आप सुगमतापूर्वक जवाब दें, और जिस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो विनम्र होकर के आप बोले कि माफ़ी चाहता हूँ, इसको मैं नहीं जान रहा हूँ या इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब इंटरव्यू जो बोर्ड में होते हैं तो उन पर एक अच्छा प्रभाव जाता है और आपको मार्क्स भी अच्छा देते हैं। जैसा मेरे साथ भी हुआ, 100 नंबर का इंटरव्यू मार्क्स था, और इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा हमसे 18-19 सवाल पूछे गए, और उन लोगों को संतुष्टि मिला हमारे जवाब से, तो 100 में 75 अंक हमको इंटरव्यू में प्राप्त हुआ है। कौन कौन सी सवाल पूछा गया? दर्शक को 1-2 सवाल बता सकते हैं या बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। इंटरव्यू बोर्ड में सर्वप्रथम हमसे पूछा गया कि आपका कहाँ से आप लॉ पास किए हैं, कब लॉ पास किए हैं, फिर उसके बाद अपराध क्या है, अपराधी के बारे में आप क्या जानते हैं, फिर उसके बाद लॉ विषय से जो भी संबंधित क्वेश्चन थे, जैसे रेस जस्टिस क्या है, फिर उसके बाद प्ली एलिवाई क्या है, कन्फेशन क्या है, एडमिशन क्या है, यही सब सारे सवाल पूछे गए थे हमसे, और हमने लगभग क्वेश्चन का आंसर सुगमतापूर्वक दिया। और एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि राजमार्ग पर जो अपराध होते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो और वो अपराध किसके अगेंस्ट होता है। तो मैंने कहा कि सर, ये तो जो अपराध होता है तो वो एक समाज के प्रति है और उस राज्य के प्रति है। तो बोले कि अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आईपीसी के किस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं मालूम था, तो हमने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ सर, इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग भी हंसने बोले कि सारा चीज़ हम लोग को भी याद नहीं रहता है, और बाकी जो भी उनके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हमने बड़ी ही सुगमतापूर्वक उनको जवाब दे करके संतुष्ट करना चाहा, और इंटरव्यू बोर्ड भी हमारे इंटरव्यू से संतुष्ट थे और वो बोले कि बहुत अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद हम चले आए। जैसे कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जैसे अभी आप यहाँ पे लखीसराय जिला में पहले से ही कार्यरत हैं, और बड़ा जिला आपको जब मिलेगा तो जो यहाँ के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी आपसे अगर उस परिस्थिति में हेल्प मांगने जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा?
देखिए सर, ये सही बात है कि जब जहां आप कार्य पहले कर चुके हैं और वहां के अपराधी भी या आम जन भी आपसे परिचित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का लोग हमारे पास पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं कि वो हमको पहले से जानते हैं, क्योंकि न्यायालय में और अपराध जगत में एक बहुत ही कहावत मशहूर है कि अपराध कोई भी व्यक्ति करे, चाहे वो आपका सगा ही क्यों नहीं करे, आपका भाई ही क्यों नहीं करे, आपका फ्रेंड ही क्यों नहीं करे, वह अपराधी है। और अपराधी को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे जो अपराधी अपराध किया है उसी तरह से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि वो आपका रिश्तेदार है, आपका भाई है, आपका जानने वाला है, पूर्व से परिचित है। तो हम जब कोर्ट में उससे मिलेंगे तो उसी रूप में मिलेंगे जैसा एक लोक अभियोजक अपराधी से मिलता है, ना कि उस रूप में कि हम इसको पहले से जानते हैं। नहीं, हम तो जैसा पहले ही बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इरिलीवेंट है। जाते जाते मेरा एक और लास्ट सवाल है, अभी के दौर में पत्रकार पे आपका क्या राय है? देखिए, ये तो जो आप प्रश्न पूछे ये बड़ी दुविधा का प्रश्न है। दुविधा का प्रश्न इसलिए मैं कहूँगा कि आज की जो परिस्थिति है उसमें पत्रकारिता एक बहुत बड़ा स्तंभ है, इसको समाज का चौथा स्तंभ बोला जाता है। जिस प्रकार विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका कार्य करती है, उसी प्रकार एक पत्रकार अपने समाज के नागरिकों के लिए पथ प्रदर्शक होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं अभी जो कि अपने पथ से भटक गए हैं। लेकिन पत्रकार के बारे में हमारी यही राय है कि यदि वो अपनी पत्रकारिता अच्छे से करें तो वो भी समाज के एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक रास्ता दिखाने वाले के रूप में कार्य करते हैं और समाज में एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि जिन्हें देखकर लगता है कि नहीं, इनके कारण से समाज में बहुत सारे अपराध भी कम हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो मैं पत्रकार के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो एक चौथा स्तंभ है और वो भी अनुकरणीय है।